साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्का बाजार का किया शुभारंभ। मत्स्य किसानों और हितधारकों को मत्स्य संस्कृति के लिए आवश्यक सेवाएं और मछली के बीज, चारा और दवाओं जैसे इनपुटों की प्राप्ति में मिलेगी मदद। ड्रैगन फ्रूट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन। एपिडा के अध्यक्ष ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट एवं मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में और भी अधिक हितधारकों या संबंधित पक्षों से की जाएगी बातचीत। जुलाई माह 2022 का कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी। प्रत्येक में 6 अंक का इजाफा। दोनों सूचकांक क्रमश 1131 तथा 1143 अंकों के स्तर पर रहे। चावल, गेहूं, आटा, बाजरा, दालें, दूध और ताजा मछली इत्यादि की कीमतों के कारण आया उछाल। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 घंटों के दौरान भारी बारिश की जताई संभावना। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। खबरें विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की नवी जनरल बॉडी की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्का बाजार का शुभारंभ किया। इस ऐप को ICAR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस मत्स्य किसानों और हितधारकों को मत्स्य संस्कृति के लिए आवश्यक सेवाएं और मछली के बीज, चारा, दवाओं जैसी इनपुटों की प्राप्ति में मदद करेगा। साथ ही साथ इसमें किसानों द्वारा बिक्री के लिए टेबल आकार की मछली को सूचीबद्ध भी किया जा सकता है। मार्केट प्लेस का उद्देश्य जलीय कृषि क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ना है। जनसभा को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि मत्स्य पालकों के लिए क्षमता निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया जाना चाहिए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने पहली बार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लक्षित मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने के लिए उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देना शुरू किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बल देकर कहा कि युवा उद्यमियों को देश में मछली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अपनी तरह की प्रथम पहल के तहत ड्रैगन फ्रूट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए GKVK कैंपस बेंगलुरु में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और KAPPEC के सहयोग से ड्रैगन फ्रूट पर क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई। एपिडा के अध्यक्ष डॉक्टर M अंगमुथु ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि ड्रैगन फ्रूट एवं मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में और भी अधिक हितधारकों या संबंधित पक्षों से बातचीत की जाएगी और एक रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की जाएगी ताकि इनका निर्यात बढ़ सके। उन्होंने उद्योग की मदद करने के लिए फलों के मापदंडों और मूल्य वर्धित उत्पादों के मानकीकरण के लिए IIHR के साथ सहयोग करने का संकेत दिया। इस बैठक में किसानों, FPO और निर्यातकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान JDGFT, KAPPEC, UAS के पद अधिकारी उपस्थित थे। UASB के कुलपति डॉक्टर S राजेंद्र प्रसाद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक
वैधानिक निकाय एपिटा दरअसल भारतीय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है और इसे बागवानी, फूलों की खेती या पुष्प कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, पोल्ट्री उत्पादों, डेयरी एवं अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। एपिटा ने वर्चुअल ट्रेड फेयर, फार्मर कनेक्ट पोर्टल, ई ऑफिस, हॉर्टिनेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, क्रेता विक्रेता बैठकों, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों, उत्पाद विशिष्ट अभियानों इत्यादि के आयोजन के लिए अनेक वर्चुअल पोर्टल के विकास के जरिए अनगिनत निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां और पहल की हैं। एपिटा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करता रहा है। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने एक और प्रमुख उपलब्धि प्राप्त की है। 1,14,062 गांवों ने खुद को ODF खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया है। ये गांव अपनी ODF स्थिति को बनाए हुए हैं और ठोस या तरल कचरे के प्रबंधन के लिए प्रणाली मौजूद हैं और वो अपनी स्वच्छता यात्रा जारी रखेंगे क्योंकि वे अपने गांवों को स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 8 वर्ष पहले लाल किला के परिसर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना था। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान में एक साथ आया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। 2 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य SDG 6 लक्ष्य से 11 वर्ष पहले देश का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हो गया है। लेकिन ये इस अभियान का अंत नहीं था, बल्कि इसने एक और अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक आवश्यक कार्य देश के गांवों को ODF प्लस बनाने के लिए संपूर्ण स्वच्छता या पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कार्य की नींव भी रखी। 1 लाख से अधिक गांवों का ODF प्लस होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये देखते हुए कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया प्रकृति में तकनीकी है, ग्रामीण भारत के लिए अपेक्षाकृत नई है और दूसरी पीढ़ी का विषय है। शौचालयों के प्रावधान ने मल अपशिष्ट के प्रबंधन की आवश्यकता को जन्म दिया। इसके अलावा पीने योग्य पानी की आपूर्ति के साथ अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न हो रहा है, जिससे उपचारित करने और पुनः उपयोग करने की आवश्यकता भी है। और जीवन शैली में बदलाव और पैकेज खाद्य उत्पादों के उपयोग के साथ अधिक प्लास्टिक कचरे के उत्पन्न होने का खतरा ग्रामीण क्षेत्रों में बुरी तरह से सामने आ रहा है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता भी है। और गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य और दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी गांवों ने ग्राम सभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव से स्वयं को हर घर जल ग्राम घोषित किया है। गोवा के सभी 2,63,000 ग्रामीण परिवारों और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के 85,000 से ज्यादा परिवारों को अब नल से साफ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि कोविड महामारी की अनेक चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समितियों, जिला तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के अथक प्रयासों से हर घर जल का अभियान सफल हो पाया है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जुलाई 2022 में प्रत्येक 6 अंक बढ़कर 1131 तथा 1143 अंकों के स्तर पर रहे। सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का 4.41 और 4.07 अंक रहा। ये वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूं, आटा, बाजरा, दालें, दूध, ताजा मछली, प्याज, हरी सूखी मिर्च, अदरक, गरम मसाले, सब्जियां एवं फल, चाय, बनी हुई इत्यादि की कीमतों के कारण रही। विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न भिन्न रही। कृषि श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 13 अंकों की वृद्धि रही। तमिलनाडु राज्य का सूचकांक
1301 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 890 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। ग्रामीण श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में से 1 से 13 अंकों की वृद्धि रही। तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1290 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 942 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। राज्य स्तर पर कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में असम राज्य में अधिकतम वृद्धि प्रत्येक 13 अंकों की मुख्यतः चावल, हरी मिर्च, सब्जियां एवं फल इत्यादि की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रही। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मृदास्फीति की यथार्थ दरमाह जुलाई 2022 में 6.60% और 6.82% रही, जो कि जून 2022 में 6.43% और 6.76% तथा गत वर्ष की इसी माह के दौरान क्रमश 3.92% और 4.09% थी। इसी तरह खाद्य मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह जुलाई 2022 में 5.38% और 5.44% रही, जो कि जून 2022 में 5.09% और 5.16% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमश 2.66% और 2.74% थे। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मशरूम शोध एवं विकास केंद्र पादप रोग विज्ञान विभाग में शुरू होने वाले 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से मशरूम की खेती या व्यवसाय पर प्रशिक्षण लेकर छात्र एवं किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ये प्रशिक्षण 22 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। ये जानकारी शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने दी। विश्वविद्यालय के मशरूम शोध केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर SK विश्वास ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मशरूम की खेती या व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये उनके लिए उत्तम अवसर है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग एस्टर, बटन या मिल्की मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विस्तार से प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान मशरूम उगाने के विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी कराए जाएंगे। डॉक्टर विश्वास ने बताया कि प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अपनी ID एवं 2 स्वयं की फोटो देनी होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगर कोई किसान बाहर से आता है तो उसके रुकने की व्यवस्था होगी, लेकिन उसके लिए ट्रेनीज को अलग से शुल्क देना होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उपरांत सभी ट्रेनीज को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गुरुवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में कुल 4544 पशु लंपी चमड़ी रोग से ग्रसित पाए गए हैं और 134 गौवंश की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गौवंश में लंपी चमड़ी रोग फैलने की आशंका को कम करने तथा इसे नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग के माध्यम से त्वरित कदम उठाए हैं। पशुपालन मंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है और अभी तक 27,831 गायों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है और पशुपालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में रोगी पशुओं के उपचार के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं। वैक्सीन खरीदने के लिए 12 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी जारी की गई है। वीरेंद्र कंवर ने सभी पशुपालकों से आग्रह किया है कि पशुओं में लंपी चमड़ी रोग के लक्षण दिखते ही वे तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान में संपर्क करें तथा बीमार पशुओं को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बारिश की वजह से उत्तराखंड में आई तबाही पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारी बारिश से जिन जगहों पर नुकसान हुआ है उन सभी स्थानों पर हमारी आपदा प्रबंधन, SDRF की टीम और अन्य प्रशासन के लोग मौके पर तैनात हैं। भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, SDRF की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूँ। और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कमलताम माल देवता क्षेत्र में भारी बारिश से घरों और बाहर पानी भर गया है।
हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण मैक्लोडगंज धर्मशाला पोटाला रोड का संपर्क टूट गया है। भूस्खलन की वजह से रोड पर खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। धर्मशाला मैक्लोडगंज सड़क ऊपरी और निचले धर्मशाला को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से जगह जगह नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चक्की पुल ढह गया है। नदी में अचानक आई बाढ़ ने पुल के कमजोर खंभों को बहा दिया। उफनती चक्की नदी में ऐतिहासिक पुल ताश के पत्तों की तरह समा गया। भारी बारिश के चलते हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर आई प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर आई प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य पर जुटे हुए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। वहीं गंगा और यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। और आइए बात करते हैं भारतीय रेल की। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए तेज गति से रेल लाइन बिछाने का काम जारी है। इसी कड़ी में दीमापुर से नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भारतीय रेल का लक्ष्य इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितना काम हुआ है और इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा हासिल होगा, देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की नागालैंड से यह खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की राजधानी को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में दीमापुर से नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक भारतीय रेल नए ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण कर रही है, जो तकरीबन 83 किलोमीटर लंबी होगी। दीमापुर रेल मैप में दशकों से शुमार है, लेकिन कोहिमा तक रेल का दशकों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 2016 में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प लिया गया, ताकि नागालैंड के 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और यहां के पर्यटन व्यवसाय को मजबूती मिले। तकरीबन 6,648 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस रेल प्रोजेक्ट के अंदर 8 नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दीमापुर से होते हुए ये रेल लाइन नागालैंड की राजधानी कोहिमा के समीप जुब्जा रेलवे स्टेशन तक जाएगी। Local support is tremendous. We don't have much issue regarding local related problem, and from time to time we coordinate with the villagers, especially the village council chiefs, chairmen, and we are the village level village authorities are very cooperative towards railway in this matter. Matters are sorted out at this level. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 22 बड़े रेल ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सबसे ऊंचे ब्रिज की ऊंचाई 51 मीटर है। दुर्गम और पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है। इसलिए भारतीय रेल नए तकनीक के जरिए इन सभी रेल ब्रिज का निर्माण कर रही है, जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होगी। फेज 1 में हो चुका है। फेज 2 में 8 मेजर ब्रिजेस हैं, उसमें 5 कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग तीनों वेरियस स्टेजेस पे हैं। This 154 bridge is the longest bridge in this Dimapur Kohima section. ये ऑलमोस्ट सबस्ट्रक्चर जो है 75 to 80% कंप्लीट हो चुकी है। एंड फेज 3 में 12 मेजर ब्रिजेस हैं, उसमें कुछ पाइलिंग स्टेज में है। पहाड़ी इलाका होने के कारण इस रेल प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा या तो रेल ब्रिज के कारण एलिवेटेड बनाया जा रहा है या फिर रेल सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। नागालैंड के 4 जिलों से होकर गुजरने वाले इस रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 21 सुरंग बनाए जा रहे हैं, जिनकी पूरी लंबाई तकरीबन 31 किलोमीटर है। सबसे लंबा टनल जो है उसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर, जो कि चेफेमा और पीफेमा के बीच में है। वो हम लोग का फेज 3 में आता है। फेरीमा से जुड़ते हम लोग का फेज 3 है, उसमें सबसे लंबा टनल है, जो कि चेफेमा और पीफेमा दो यहाँ में गांव है उसके बीच में है। उसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है और ये सब नंबर 4 पे है, जो उसके लेंथ के से देखते हैं तो इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बनाया जा रहा है।
जिसमें पहले फेज के तहत दीमापुर से शोखुवी तक तकरीबन 16 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही यहाँ के लोगों के लिए सवारी रेलगाड़ी भी शुरू करने का प्लान है। वहीं दूसरे चरण के अंतर्गत 27 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का लक्ष्य 2023 का रखा गया है, जबकि तीसरे फेज को 2026 तक पूरा किया जाएगा। दीमापुर से कोहिमा की दूरी तकरीबन 83 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण दीमापुर से कोहिमा पहुंचने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन इस रेल रूट के पूरे हो जाने के बाद दीमापुर से कोहिमा महज 1 से सवा घंटे में पहुंचा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि कोहिमा देश के दूसरे हिस्सों से डायरेक्ट रेल रूट से जुड़ जाएगा, जिससे यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को काफ़ी फायदा होगा। कैमरामैन विनय तिवारी और विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, नागालैंड। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। असम में धान की बुआई करें, धान के खेत में निराई कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहे। धान के खेत से ही खरपतवार निकालें। यहाँ फूल गोभी की बुआई कर ले। फूल गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही जूट की कटाई कर सकते हैं। किसान अरहर की बुआई कर ले। अभी तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। असम में मूंग की बुआई करते रहे। किसान उड़द की बुआई भी कर ले। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करें। वहीं पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। असम में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। इस समय हल्दी के खेत में निराई करते रहे। यहीं हल्दी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में धान के खेत में निराई करते रहे। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहीं मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। मक्के के खेत से खरपतवार निकाले। मक्के के खेत में निराई भी करें। मेघालय में पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले। इसी तरह ब्रोकली की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहाँ बीन्स की बुआई कर ले। इसके अलावा लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी हल्दी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही अदरक के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। किसान अनानास की कटाई करें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन ज़ैद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब पेश हैं कुछ और खबरें खास खबरों में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को जल्द और कम खर्च वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने अपनी अब तक की यात्रा में सेवारत कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगल आरती के समय दर्दनाक हादसा हो गया। अधिक भीड़ हो जाने के कारण कुछ श्रद्धालुओं का दम घुट गया, जिसकी वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 के करीब घायल हुए। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में 17 देशों के हवाई युद्ध अभ्यास में शामिल हुई। 3 सप्ताह का पिच ब्लैक अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह अभ्यास लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर पर केंद्रित है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक के लिए भारतीय वायुसेना और 16 अन्य वायुसेनाएं 100 से अधिक विमानों और 2500 सेनाकर्मियों के साथ भाग ले रही हैं। आबकारी घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे से ज्यादा सीबीआई की छापेमारी चली। सिसोदिया सहित 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई अधिकारियों और कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीबीआई छापे के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 209.40 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 12 से 14 आयु वर्ग को 3.99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,15,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 13,272 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अभी रिकवरी रेट 98.58% पर है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.87% दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।